उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और उम्मीद तो ये भी है कि आप लोग मन लगा करके अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही साथ ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि पीछे जो कुछ भी हम इस चैप्टर में आपको पढ़ाए हैं उसका रिवीजन आप लोग अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे इतिहास का तीसरा चैप्टर मुद्रा, बचत एवं साख। यही चैप्टर पढ़ा रहे थे ना, मुद्रा, बचत एवं साख वाला चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे। तो आज फिर से हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। मुद्रा, बचत एवं साख ये जो चैप्टर है आज समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट से तैयार हो जाइए ताकि आज के इस चैप्टर को हम एकदम बेहतरीन तरीके से खत्म कर पाए और आज के इस चैप्टर को एकदम शानदार तरीके से आपको समझा पाएंगे। देखिए, इस चैप्टर का नाम है मुद्रा, बचत और साख, जिसमें हम आप लोगों को मुद्रा के बारे में पूरा पढ़ा चुके हैं, बचत के बारे में भी बता दिए हैं। आज सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है साख। तो प्यारे बच्चों, साख आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? साख। तो आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए ताकि आज हम लोग इस टॉपिक को समझ सकें, साख को, ठीक है ना। साख हम लोग आज अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है ना। चलिए, अरे बच्चे लोग तैयार हैं? सर ये हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, हिस्ट्री बोल दिए क्या? हिस्ट्री बोल दिए हम? अरे हिस्ट्री अगर बोल दिए हो तो भाई सुबह सुबह हमसे मिस्टेक हो गया। एक्चुअली हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब सुबह सुबह अगर मिस्टेक हो गया है तो भाई उसके लिए तो पहला माफी होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, अगर हिस्ट्री बोल दिया है तो उसके जगह पे आप लोग इकोनॉमिक्स करिएगा, सॉरी। प्यारे बच्चों, हम लोग आज चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। साख आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? साख पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। कहते हैं प्यारे बच्चों कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, और तू अगर जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, और माँ तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके दिखाऊंगा मैं। तो माँ ने जो बड़े बड़े सपने देखे हैं, उस सपने के लिए प्यारे बच्चे आप लोगों को पढ़ाई करनी है और पढ़ करके अच्छे तरीके से बढ़िया नंबर लाना है। चलिए सीधे हम लोग अपने ना टॉपिक पे आ जाते हैं। पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे बाबू? पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? बचत करने तक पढ़े थे कि भाई कैसे हम लोग बचत कर सकते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक समझने वाले हैं जिसका अर्थ है साख। इसका नाम क्या है बाबू? साख। आज हम लोग साख समझेंगे। अच्छा, साख मतलब होता क्या है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, साख कहने का मतलब होता है विश्वास। साख कहने का मतलब होता है विश्वास। विश्वास बोले या फिर हम ये बोल सकते हैं भरोसा, विश्वास या भरोसा। अब बात उठता है कि किस पर विश्वास, किस पर भरोसा, किस पर विश्वास, किस पर भरोसा, किस पर विश्वास की बात कर रहा है ये। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ध्यान रखिएगा, विश्वास कहने का मतलब हुआ उस व्यक्ति पर विश्वास जिस व्यक्ति को हमने उधार पैसा दिया है और वो व्यक्ति समय से पैसा वापस करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, विश्वास कहने का अर्थ वही हुआ, जैसे मान लिया जाए आप अपने गांव में किसी एक लड़के को 500 रुपया दिए उधार। उस व्यक्ति ने आपके पास आकर के बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई देखो बड़ा जरूरी काम है, तुमको हम 10 दिन में लौटा देंगे, तुम हमको ना 500 रुपया का मदद कर दो। आप उसकी बातों में आकर के उसे 500 रुपया का मदद कर दिए और 10 दिन के बाद वो लड़के को 10 बार आप फोन कर रहे हैं, लेकिन वो लड़का फोन ही नहीं उठा रहा है। उस लड़के को खोज रहे हैं, वो लड़का मिल ही नहीं रहा है, आपसे छुपे छुपाए भागते चल रहा है, लुक्का छिपी का खेल आपके साथ खेल रहा है। तो फिर क्या उस लड़के पर आपका भरोसा रह जाएगा? क्या फिर उस लड़के पर आपका भरोसा रहेगा? नहीं रहेगा। दोबारा वो कुछ भी हो जाए आप उसको पैसा नहीं दीजिएगा, जीवन भर कहिएगा कि बेटा तुमको तो पैसा नहीं देंगे, बाकी दुनिया को दे देंगे लेकिन तुमको अब नहीं देंगे, ठीक है ना। तो मतलब समझिएगा, या तो ये तो हो गया एक दोस्त की बात। आप समझिए कि अगर आप किसी बैंक से कर्जा लिए हैं, आप किसी बैंक से कर्जा लिए हैं और बैंक को समय पर आप पैसा नहीं चुका रहे हैं। अगर आप बैंक से कर्जा लिए हैं और बैंक को समय पर पैसा अगर नहीं चुका रहे हैं तो वहां पे क्या होगा? बैंक का साख आपके प्रति खराब होगा, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि आप मोटरसाइकिल लेते हैं, कार लेते हैं, कोई भी गाड़ी लेते हैं, ईएमआई पर लेते हैं, जिसको कहते हैं किस्ती पर निकालना। तो ईएमआई पर अगर आप गाड़ी लेते हैं तो महीने महीने उसको पैसा जमा करना होता है। अगर आप महीने महीने जमा नहीं करते हैं तो आपका साख जो है वो गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना। तो साख कहने का मतलब यही हुआ, साख कहने का मतलब यही हुआ विश्वास या भरोसा। साख कहने का मतलब यही हुआ विश्वास या भरोसा, ठीक है ना। तो साख कहने का क्या मतलब हुआ बाबू? विश्वास या भरोसा। यानी कि किसी भी व्यक्ति से या किसी भी संस्था से अगर हम ऋण लिए हैं
तो ऋण लौटाने की क्षमता को ही, ऋण लौटाने की क्षमता में विश्वास रखना ही साख कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो प्यारे बच्चों, हम लोग साख, इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, साख का अर्थ क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? साख कहने का मतलब लिखेंगे प्यारे बच्चे हम लोग कि साख का अर्थ लिखेंगे, साख का अर्थ, साख का अर्थ होता है, साख का अर्थ होता है विश्वास। साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास या भरोसा। किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के, ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था को, संस्था को, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के द्वारा लिए गए ऋण, समझिएगा, किसी भी संस्था के द्वारा लिए गए ऋण को, लिए गए ऋण को लौटाने की क्षमता, लौटाने की क्षमता को ही साख कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति से या किसी भी संस्था से या कहीं से भी अगर आप कर्जा लिए हैं तो आप उसको समय पर लौटा दीजिए, तब आपका साख बरकरार रहेगा। अगर आप समय पर नहीं लौटाते हैं तो आपका साख जो है वो बरकरार नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के द्वारा जो ऋण लिया गया है उसे लौटाने की क्षमता को ही साख कहा जाता है। ठीक है ना? किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था से अगर हम ऋण लिए हैं तो उसे को क्या कहा जाता है? साख कहा जाता है। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? समझ में आ गया बाबू? तो साख कहने का अर्थ क्या होता है? विश्वास, कहने का मतलब कि ऋण लौटाने की क्षमता, यानी कि अगर आप किसी से कर्जा लिए हैं तो उसको लौटा सके। प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं साख का आधार। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों से पूछते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। अगर आपसे कोई व्यक्ति पैसा मांगने आया, जैसे मान लिया जाए कि आपसे कोई व्यक्ति 10,000 रुपया मांगने आया कि भाई 10,000 रुपया जो है वो हमें दे दीजिए, समय पे आपको हम लौटा देंगे, ठीक है ना, कुछ जरूरी काम है। तो उस व्यक्ति में आप क्या क्या चीज देखते हैं जिसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति को पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या होना चाहिए, या फिर उस व्यक्ति में आप क्या क्या देखते हैं, क्या मतलब क्या क्या ऐसा चीज देखते हैं जिससे आपको ये लगता है कि इस व्यक्ति को पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर कोई आपसे पैसा मांगने के लिए आ जाए, मान लो हम ही आपसे पैसा मांगने के लिए आ गए कि भाई हमको 2,000 रुपया दे दो, हमको बहुत जरूरी काम है, लौटा देंगे फिर, तो फिर आप क्या क्या देखिएगा, क्या क्या देखिएगा भाई, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताइए। ऑनेस्ट देखिएगा, अच्छा ईमानदार देखिएगा कि वो ईमानदार है कि नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। विश्वास देखिएगा कि उसके अंदर विश्वास है कि नहीं है। और क्या क्या देखिएगा? विश्वास देखिएगा, कॉन्फिडेंस देखिएगा। अरे भाई, कॉन्फिडेंस देखने से क्या होगा, हम एकदम कॉन्फिडेंस में आएंगे कि पैसा दे दो ना भाई, लौटा देंगे, अगर उसके बाद लौटाए नहीं कहता, कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? गुण देखिएगा, काम देखिएगा कि क्या काम करता है, नेचर, बिलीव, उसका नौकरी देखिएगा, बहुत बढ़िया भाई है। कितना रुपया नौकरी वाला लेकर के भाग गया है आपको नहीं पता है। देखो बाबू, अब हम आपको बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति पैसा मांगने के लिए आता है तो उसमें कुछ चीजें देखा जाता है। जैसे सबसे पहला चीज तो हो गया विश्वास। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक टॉपिक का जिसका नाम है साख का आधार। साख का आधार, ठीक है बाबू? तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति पैसा मांगने के लिए आता है तो उस व्यक्ति पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है ना? सबसे मुख्य चीज तो है विश्वास। अगर किसी व्यक्ति पर विश्वास ही नहीं रहेगा तो फिर उसको हम पैसा कैसे दे पाएंगे? नहीं ना दे पाएंगे। तो सबसे प्रमुख चीज और सबसे पहला चीज है विश्वास। अगर किसी व्यक्ति पे विश्वास है
तो उसको तो भाई पैसा दे सकते हैं, कर्जा दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं है तो उसको पैसा लोग नहीं देता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो विश्वास को लोग देखता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति पैसा मांगने आया तो उस पर विश्वास है कि नहीं है, नहीं तो सीधे कह देते हैं कि भाई हमको तुम पर विश्वास ही नहीं है, तुम पैसा हमको नहीं लौटाओगे, इसलिए तुम पर हमें विश्वास नहीं है, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। तो जिस पर विश्वास होता है उसको पैसा देते हैं, जिस पर विश्वास नहीं होता है उसको पैसा नहीं देते हैं, ठीक है ना। दूसरा प्यारे बच्चों, ईमानदारी तो देखना बहुत जरूरी चीज है कि भाई पैसा लेगा तो समय पर लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। दूसरा जो है ना वो इकोनॉमिक्स के अनुसार है चरित्र। अब चरित्र में ही ईमानदारी भी आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति पैसा अगर लिया है तो उसका चरित्र देखना बहुत जरूरी है, कैसे चरित्र का आदमी है? इसका कैरेक्टर कैसा है, कहीं कैरेक्टर इसका ढीला तो नहीं है। अगर कैरेक्टर अगर ढीला है तो भाई वैसे व्यक्ति को पैसा नहीं देंगे। ईमानदारी अगर उसके अंदर है तो ठीक है, अगर चरित्रवान व्यक्ति है तो ठीक है, अगर चरित्रहीन व्यक्ति है बहाना लगा देते हैं, अगर कोई पैसा मांगना है तो भाई हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरा चीज जो है ना वो क्या है बाबू, चरित्र, ठीक है ना। चरित्र ध्यान रखिएगा, चरित्र बोल सकते हैं, ईमानदारी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, चरित्र भी बोल सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ईमानदारी। एक तरफ चरित्र भी बोलेंगे और एक तरफ क्या बोल सकते हैं, ईमानदारी भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला चीज जरूरी है विश्वास, और दूसरा चीज जरूरी है चरित्र या ईमानदारी। ये चीज तो देख लिया भाई। ये सब तो हो गया कि चलो विश्वास है तो पैसा दे दिए, चरित्र अगर बढ़िया है तो पैसा दे दिए, लेकिन इसके बाद भी तो हम लोग कुछ देखेंगे। क्या देखेंगे, लौटाने की क्षमता, कि भाई अगर ये हमसे पैसा ले रहा है तो इसके पास क्षमता है कि नहीं है लौटाने का। ऐसा नहीं कि कोई आदमी 10,000 रुपया का क्षमता है, वो आकर के कोई आपसे 1 लाख रुपया मांग लेता, आप उसको दे दीजिएगा, आप उससे सीधे पूछिएगा कि तू लौटाएगा कहां से, कमाता है 10,000 और तू लौटा देगा कैसे हमको इतना पैसा। तो जो तीसरा चीज हम लोग देखेंगे वो देखेंगे लौटाने की क्षमता, कि भाई इसके अंदर लौटाने की क्षमता है कि नहीं है। अगर लौटाने की क्षमता है तब तो सही है, अगर लौटाने की क्षमता नहीं है तो फिर हम उसे पैसा नहीं देते हैं। तो बाबू तीसरा नंबर जो है ना वो क्या है, चुकाने की क्षमता। पैसा अगर लिया है तो उसको चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, चुकाने की क्षमता। तीसरा ये जो तीसरा जरूरी चीज है वो क्या है, चुकाने की क्षमता, ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो ये देखेंगे कि भाई वो हमें समय पर लौटा पाएगा या फिर सही समय पर नहीं लौटा पाएगा, ध्यान रखिएगा। ये हो गया चुकाने की क्षमता। और भी कुछ चीजें देखेंगे। चौथा क्या देखेंगे, मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जो है बढ़िया विश्वासी है, विश्वास कर लिया, बढ़िया चरित्र वाला है, चरित्र भी पर भी विश्वास कर लिए, हम ये भी देख लिए कि भाई इस आदमी के पास काबिलियत है, ये पैसा लौटा देगा, ये भी देख लिए, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद भी वो न लौटाए। तब हम देखते हैं कि उसके पास धन संपत्ति है कि नहीं है। अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति पैसा मांगने के लिए आ जाए, हम पैसा उसे दे भी दिए, लेकिन साथ ही साथ हम उसका धन संपत्ति भी तो चेक करेंगे ना। हम ये भी तो देखेंगे कि आपके पास संपत्ति है कि नहीं है। अगर आप पैसा नहीं लौटाइएगा तो आपका संपत्ति कब्जा करेंगे। एकदम सीधी सी बात है, जैसे बैंक सब करता है, ठीक है ना, कि भाई अगर ईएमआई नहीं भरिएगा किसी चीज का तो आकर के आपका दरवाजा, चौखट, केवाड़ी, सब जमीन तमीन सब कब्जा करेगा, क्योंकि सब कुछ का कागज वो पहले ले लेता है। तो ध्यान रखिएगा, चुकाने की क्षमता। चुकाने की क्षमता के बाद है क्या देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति आपसे ऋण मांगने के लिए आया है तो हम उसका पूंजी देखेंगे। हम उसका क्या देखेंगे, पूंजी, पूंजी या संपत्ति। पूंजी देखेंगे या संपत्ति देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू, उसका पूंजी देखेंगे या संपत्ति देखेंगे, कि भाई अगर कोई व्यक्ति हमसे पैसा मांगने आया है तो इसका पूंजी क्या है, संपत्ति क्या है। अगर पैसा नहीं लौटाया तो इसका संपत्ति कब्जा हो जाएगा, तो इसलिए उसका पूंजी या संपत्ति देखना बहुत जरूरी है, धन संपत्ति होना चाहिए। और पांचवा जो सबसे चीज प्रमुख है वो देखते हैं, पांचवा जो सबसे प्रमुख चीज है वो है ऋण की अवधि। ऋण की अवधि। अब ऋण की अवधि कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, अब ऋण का अवधि, ऋण का अवधि कहने का मतलब हुआ कि भाई कोई आदमी कितना दिन के लिए पैसा मांग रहा है, ठीक है ना। अगर कोई आदमी आया और बोला कि भाई 10 दिन के लिए पैसा चाहिए तो हो सकता है आप उसको पैसा दे देंगे, लेकिन अगर कोई आदमी आकर के कहे कि हमको 10 बरस के लिए पैसा चाहिए, आप हमको थोड़ा कर्जा पैसा दे दीजिए, 10 वर्ष में लौटा देंगे, तो 10 वर्ष वाले को दीजिएगा कि 10 दिन वाले को दीजिएगा। जाहिर सी बात है कि आपके यार इतना लंबा समय के लिए कौन पैसा लेता है जी, इतना में बचेंगे मरेंगे कौन जानता है, नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कोई पैसा लेता है तो उसका समय देखते हैं कि भाई कितना दिन के लिए पैसा ले रहा है, कितना दिन के लिए ये पैसा हमसे ले रहा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, हम क्या देखते हैं, समय। अगर कोई कम समय के लिए पैसा ले रहा है तो उसको पैसा देंगे, अगर कोई ज्यादा समय के लिए पैसा ले रहा है तो उसको पैसा नहीं देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इतना मतलब ये प्रमुख 5 चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 5 चीज। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं
ध्यान से सुनिएगा, मुख्य रूप से प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पैसा लेने के लिए आए, पैसा लेने के लिए अगर कोई व्यक्ति पैसा आपसे मांग रहा हो, ठीक है ना, तो तीन चार चीज जो है हम सबसे पहले देखेंगे। पहला तो कि हमें विश्वास होना चाहिए उस पर, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं भाई ये पैसा लौटा देगा, ठीक है ना, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये पैसा लौटा देगा। तो सबसे पहला तो हो गया कॉन्फिडेंस, सबसे पहला क्या हो गया, कॉन्फिडेंस। दूसरा उसका कैरेक्टर देखेंगे, यानी कि चरित्र देखेंगे, ईमानदारी देखेंगे कि लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। तो बाबू फिर क्या देखेंगे, उसका कैरेक्टर देख लिए, चरित्र देख लिए, ठीक है ना। अब देखेंगे कि भाई लौटाने की क्षमता भी है कि नहीं है, कैपेसिटी है कि नहीं है कि वो लौटा पाएगा। तो उसका क्या देखेंगे, कैपेसिटी देखेंगे। तो भाई कैपेसिटी हो गया, क्या हो गया, कैपेसिटी हो गया। उसके बाद देखेंगे कि उसका आमदनी क्या है, वो हमको लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा, यानी कैपिटल, उसका आमदनी। तो ध्यान रखिएगा, 4 गो सी याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर पैसा मांगने के लिए आए तो ये 4 गो सी हम लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, ये 4 गो सी याद रखेंगे। भाई ये चारों चीज देखेंगे, अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो पैसा देने का कोई अधिकार उसको नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ध्यान रखिएगा। तो ये तो प्यारे बच्चों हो गया, ये 4 चीज मतलब कि साख का आधार है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पैसा मांगने के लिए आए तो ये 4-5 चीज हमें देखना बहुत जरूरी होता है। इसी चीज को प्यारे बच्चों हमने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। साख का आधार, तो लिखेंगे कि साख का आधार में लिखित है, पहला विश्वास बताए, लिखेंगे हम लोग कि साख का मुख्य आधार है विश्वास। साख देने वाला जो होता है, यानी कि ऋणदाता उधार देने वाले को तभी तैयार होता है जब उसे विश्वास होता है कि ऋणी समय पर उसका पैसा लौटा देगा। यानी कि पैसा देने के लिए कोई तभी तैयार होता है जब उसको विश्वास होता है कि भाई ये पैसा ले रहा है तो समय पर लौटा देगा, तब उसको देता है, अन्यथा पैसा नहीं देता है। दूसरा है प्यारे बच्चों चरित्र। दूसरा क्या है, चरित्र, ध्यान रखिएगा। तो ऋणी का चरित्र भी उसकी साख का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। जो ऋणी का चरित्र है, यानी कि जो पैसा ले रहा है उसका चरित्र भी देखा जाता है, तब जाकर के उसको पैसा दिया जाता है। तो वो भी साख का एक प्रमुख आधार होता है। यदि ऋणी चरित्रवान तथा ईमानदार है तो उसे ऋण मिलने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर वो चरित्रहीन है और व्यक्तियों की साख अगर उस पर कम है तो उन्हें ऋण देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, ठीक है ना। तीसरा प्यारे बच्चों है चुकाने की क्षमता। तीसरा क्या है, चुकाने की क्षमता। व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता या योग्यता भी उसकी साख को प्रभावित करती है। अगर कोई व्यक्ति है और अगर वो पैसा नहीं चुका रहा है तो वो भी उसकी क्षमता को प्रभावित करेगा, ठीक है ना। अगर उसका चुकाने का क्षमता नहीं है तो भाई उसको लोग पैसा नहीं देता है। ऋणदाता किसी व्यक्ति को उधार तभी देता है जब उसे उस व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता पर पूरा विश्वास हो, और इस तरह किसी व्यक्ति की साख उस व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करती है। ये हो गया। और क्या बताया, पूंजी एवं संपत्ति। अगर कोई व्यक्ति किसी को पैसा देता है तो उसका पूंजी देखता है, संपत्ति देखता है। तो लिखेंगे कि ऋणदाता पूंजी तथा संपत्ति की जमानत के आधार पर ही ऋण देता है। यानी कि पूंजी देखेगा, संपत्ति देखेगा, तभी उसे ऋण देगा। अतः जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक पूंजी अथवा संपत्ति होती है उसे उतना ही अधिक ऋण मिल जाता है। आपके पास जितना पूंजी होगा आपको उतना ही कर्जा मिलेगा, चाहे बैंक से हो चाहे किसी आम आदमी से हो, आपको पैसा मिल जाएगा। और पांचवा देखा है ऋण की अवधि, ठीक है ना। कहते हैं कि ऋण की अवधि का प्रभाव भी साख पर पड़ता है। ऋणदाता दीर्घकालीन ऋण देने में घबराते हैं। यानी कि जो कर्जा देने वाले लोग होते हैं ना, वो लंबे समय के लिए कर्जा नहीं देते हैं, लंबे समय के लिए कर्जा देने से घबराते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि उन्हें संदेह रहता है कि दीर्घकाल में ऋणी की क्षमता बदल जाए। हो सकता है कि लंबे समय के लिए पैसा दे रहे हैं, तब तक ये इसकी क्षमता बदल जाए, इसका चरित्र ही बदल जाए, या आर्थिक स्थिति में इसका परिवर्तन हो जाए। हो सकता है कि बाद में हमको पैसा न लौटाए। इसलिए ऋणदाता जो होता है, यानी कि जो कर्जा देने वाला होता है, वो अल्पकालीन ऋण देना अधिक पसंद करता है। यानी कि कम समय के लिए ऋण देना अधिक पसंद करता है। जितना कम समय के लिए आप ऋण दीजिए उतना ठीक रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यानी कि साख के आधार को हम अंग्रेजी में निम्न तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, अ पर्सन क्रेडिट डिपेंड्स ऑन 4 C। यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो क्रेडिट है वो 4 गो सी पर निर्भर करता है। कौन कौन, कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, कैपेसिटी और कैपिटल। ये 4 C रहेगा तभी किसी व्यक्ति को पैसा मिलेगा, अन्यथा पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, किस व्यक्ति को कब ऋण देना चाहिए, कैसे व्यक्ति को ऋण देना चाहिए, आप लोग समझ गए। अब प्यारे बच्चे हम लोग देखने वाले हैं साख पत्र, ठीक है ना। अभी तो हम लोग देख लिए साख का आधार, अब हम लोग देखने वाले हैं साख पत्र। जरा समझिएगा जरा ध्यान से, साख पत्र क्या होता है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, साख पत्र। अब साख पत्र कहने का मतलब कि कोई ऐसा पत्र जो आप किसी को साख के आधार पर दे दिए। अब जैसे चेक ही हो गया प्यारे बच्चों, तो चेक क्या है, एक तरीके से साख पत्र है।
आप किसी व्यक्ति को पैसा देने के बदले में चेक दे दिए, पता चला कि जिस बैंक का चेक दिए हैं उस बैंक में पैसे नहीं है, तो भाई वहां पे साख गड़बड़ा जाएगा आपका। तो इसलिए चेक ये सबको साख पत्र कहा गया है। तो अभी तो मुख्य रूप से प्रचलन में शेख पत्र ये क्या बोलते हैं, चेक ही आता है, लेकिन अगर कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो 4 गो साख पत्र होता है। इसमें सबसे पहले नंबर पर तो चेक है प्यारे बच्चों, जो कि लगभग सब लोग यूज करते हैं, हर एक बैंक अकाउंट का अपना चेक होता है। दूसरा होता है बैंक ड्राफ्ट, ये बैंक अपने लिए यूज करता है, ठीक है ना। बैंक जो है वो अपने लिए इसको यूज करता है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को अगर पैसा देवाना हो एक बैंक से दूसरे बैंक से, तो भाई वो बैंक जो है ना एक दूसरे बैंक को बैंक ड्राफ्ट देता है। एक बैंक दूसरे बैंक को क्या देता है, बैंक ड्राफ्ट देता है। तीसरा होता है यात्री चेक, तीसरा क्या होता है, यात्री चेक होता है प्यारे बच्चों। और फिर चौथा, पहला हो गया चेक, दूसरा हो गया बैंक ड्राफ्ट, तीसरा हो गया यात्री चेक, और एक चौथा होता है प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र जिसको कि एग्रीमेंट भी हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को पैसा दिए हैं तो एग्रीमेंट करा लेते हैं ना, कि भाई एग्रीमेंट करा लेते हैं कि हम तुम्हें पैसा दिए हैं, तो वो भी एक तरीके का क्या है, साख पत्र है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हम लोग चेक से पढ़ना शुरू करते हैं। अब देख लीजिए भाई, इसी प्रकार का चेक होता है, ठीक है ना। अब मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को हमें 1 लाख रुपया देना है। अगर किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपया देना है तो हम लोग यहां पर मान लिया जाए कि एक लड़के को हमें चेक देना है, नाम क्या है भाई, आर्यन राज को चेक देना है, ठीक है ना। तो हम यहां पर उसका नाम लिख देंगे आर्यन राज। आर्यन राज लिख दिए कि इसको हमको पे करना है, तो आर्यन राज को पे करना है। हम क्या करेंगे बाबू, यहां पर डेट लिख देंगे, यहां पर डेट लिख देंगे। तो आज डेट है बाबू, जो भी डेट हम लिख देंगे 21/7/2025, हम यहां पर डेट लिख दिए, ठीक है ना। अब कितना रुपया देना है तो हम यहां पर लिख दिए 1 लाख। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, चेक पर कभी भी ये ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लिख दिए 1 लाख, 1 लाख और यहाँ पर लाख की जगह ये लिख के ही लिखा गया, अब बाद में उसको हम ऐसे हटा करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये चेक आपका बाउंस कर जाएगा, ये चेक आपका भंजेगा नहीं, ठीक है ना। कभी भी चेक में गलती नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे 1 लाख रुपी ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे ना 1 लाख रुपया हम लिख देंगे। बाद में ना देखो बाबू, चेक जब भी भरा जाता है ना तो लास्ट में इस तरीके से लगा दिया जाता है ताकि उसके आगे कोई जीरो ना बिठा दे, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से बस चेक में इतना ही भरना होता है, किसको पैसा देना है और कितना पैसा देना है, ये हम लोग पैसा भर लिए, ठीक है ना। और उसके बाद जिसके नाम का चेक है यहाँ पर प्यारे बच्चों साइन कर देंगे, जैसे हम यहाँ पे साइन कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अच्छा इस चेक के पीछे में चूंकि आर्यन राज लिखे हैं तो आर्यन राज का हो सकता है और भी कोई आदमी हो, तो इसलिए इस चेक के पीछे में हम लोग आर्यन राज का अकाउंट नंबर लिख देंगे, और जिस बैंक का है उस बैंक में पैसा, जिस बैंक में पैसा डलवाना है उसका हम लोग क्या करेंगे, IFSC कोड लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये चेक हम आर्यन को दे देंगे और ये चेक भंज जाएगा, ठीक है ना। जिस अकाउंट नंबर को दीजिएगा उस अकाउंट नंबर में आपका पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो चेक जो है ना एक तरीके का साख पत्र है प्यारे बच्चों। चेक क्या है, एक तरीके का साख पत्र है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे चेक के बारे में, क्या लिखेंगे कि चेक सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र है। चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाला अपने बैंक को देता है कि उसमें लिखित रकम उसमें लिखित व्यक्ति को दे दी जाए। सही बात है, यह एक तरीके का ना एक लिखित आदेश है। चेक जो है ना एक तरीके का लिखित आदेश है। क्या आदेश है कि भाई इस व्यक्ति को हमारे अकाउंट से पैसा निकाल करके दे दिया जाए, यानी कि चेक के माध्यम से हम बैंक को आदेश देते हैं कि भाई ये पैसा जो है वो अमुक व्यक्ति को दे दिया जाए हमारे अकाउंट से निकाल करके। तो चेक यही होता है, ठीक है ना, चेक यही होता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। क्या समझ में आ गया ना सर, स्क्रीनशॉट लेकर निकाल लें, निकाल लीजिए, हमारे बैंक का ये चेक नहीं है, ठीक है, नहीं तो हम गूगल से ऐसे ही चेक डाउनलोड कर लिए हैं। अब भाई गूगल से डाउनलोड करके उस पर अपना साइन कर दिए तो क्या हो गया, कोनो दिक्कत ना है भाई, निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है प्यारे बच्चों बैंक ड्राफ्ट। अब आपको क्या बताया कि बैंक ड्राफ्ट जो है, ठीक है ना, कि बैंक का कोई एक ब्रांच किसी दूसरे ब्रांच को आदेश देता है पैसा देने के लिए। तो लिखेंगे हम लोग कि बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम उसमें अंकित व्यक्ति को दे दी जाए। यानी कि देखो बाबू, चेक जो है ना वो हम लोग आदेश देते हैं बैंक को कि भाई देखिए हमारे अकाउंट से पैसा इस व्यक्ति को दे दी जाए, लेकिन बैंक ड्राफ्ट जो है वह एक बैंक दूसरे बैंक को देता है कि भाई जिस व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उस व्यक्ति के खाते में इतना रुपया ट्रांसफर कर दी जाए, ठीक है ना। बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आसानी से काम
बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आसानी से कम सकता है आसानी से कम हो सकता है। बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आसानी से, कुछ यहाँ पर कुछ अलग लाइन लिखा हुआ था, या तो फिर इस लाइन को ही हटा दीजिए। यह देशी तथा विदेशी खर्च में ही रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाना दोनों ही प्रकार का होता है। यानी कि यह देश में भी होता है और विदेशों में भी होता है। यानी कि अगर आपको देश से विदेश में पैसा भेजना है तो वहां पर भी बैंक ड्राफ्ट का यूज होता है। तीसरा होता है यात्री चेक। अब ये यात्री चेक क्या है, जरा इसको समझिएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। यात्री की सुविधा के लिए, जैसे ये देख लीजिए यात्री चेक है, ठीक है ना, यहाँ पर साफ तरीके से लिखा गया है यात्री चेक, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक का है, ठीक है ना। ट्रेवलर चेक, तो यात्रियों की सुविधा के लिए यह चेक बनाया गया है। कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा कर देने पर, कोई भी यात्री है और अगर बैंक में कोई रकम जमा करता है तो जमा कर देने पर यात्री बैंक की किसी भी शाखा में यात्री चेक प्रस्तुत करके मुद्रा प्राप्त कर सकता है। कोई भी यात्री है अगर उसको ये चेक मिला है यात्री चेक, तो वो किसी भी बैंक में जाकर के जमा कर करके ये पैसा ले सकता है। इस चेक पर यात्री के हस्ताक्षर के नमूने भी अंकित रहते हैं, जिसके चलते कोई दूसरा व्यक्ति रुपया नहीं प्राप्त कर सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति का है उस व्यक्ति का सिग्नेचर रहता है, जिस व्यक्ति का सिग्नेचर है वही व्यक्ति यात्री चेक से पैसा ले सकता है, ठीक है ना, दूसरा कोई नहीं ले सकता है। और सबसे लास्ट में होता है प्रतिज्ञा पत्र, यानी कि एक तरीके से एग्रीमेंट बोल सकते हैं हम ना, इसको एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एग्रीमेंट बोल सकते हैं। तो बाबू यह भी एक प्रकार का साख पत्री होता है, और इस पत्र में ऋणी की मांग पर या एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा होता है। क्या हुआ जी, आज बड़ा खांसी आ रहा है। यानी कि प्रतिज्ञा पत्र कहने का मतलब एक तरीके से एग्रीमेंट पेपर हो गया। अगर किसी को पैसा दिए हैं तो एग्रीमेंट करा लेंगे कि हाँ भाई इतना हम पैसा लिए हैं और इतने तारीख को वापस कर देंगे, तो ये एक तरीके का एग्रीमेंट पेपर हो गया। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों, साख पत्र जो होते हैं वो 4 होते हैं, और परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि साख पत्र क्या है और प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डालें। तो आप लिख ही दीजिएगा कि वे सभी साधन जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। पहले भी आपको बता चुके हैं कि चेक क्या है, तो चेक एक साख मुद्रा है। तो लिखेंगे कि जिसका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, साख पत्र कहते हैं। और साख पत्र 4 को होता है, चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, यात्री चेक हो गया और प्रतिज्ञा पत्र हो गया। लिख देंगे हम लोग कि चेक एक प्रकार का साख पत्र है जिसमें किसी बैंक में रुपया जमा करने वाला व्यक्ति बैंक को लिखित आदेश देता है कि उल्लेखित रकम उसमें उल्लेखित व्यक्ति को दे दी जाए। यानी कि कोई व्यक्ति जो है ना वो लिखित आदेश देता है कि जो चेक में लिखा हुआ है वो उसको दे दी जाए। दूसरा हो गया बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट एक ऐसा साख पत्र है जिसमें कोई बैंक अपनी शाखा अथवा अन्य बैंक को लिखित आदेश देता है कि उल्लेखित रकम उसमें उल्लेखित व्यक्ति को दे दी जाए। यानी कि बैंक ड्राफ्ट, एक बैंक दूसरे बैंक को आदेश देता है कि भाई इसमें लिखे गए व्यक्ति को इतना रुपया दे दी जाए। तीसरा हो गया यात्री चेक। यात्री चेक एक प्रकार का साख पत्र है जो यात्रियों की सुविधा के लिए बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है। यात्री चेक को जारी करने वाला बैंक किसी भी शाखा में मुद्रा के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यानी कि यात्री चेक अगर मिला है तो उसको किसी भी बैंक में आप भंजवा सकते हैं। और चौथा हो गया प्रतिज्ञा पत्र, एक ऐसा पत्र जिसमें ऋणदाता की मांग पर अथवा एक निश्चित अवधि के बाद उल्लेखित रकम ब्याज सहित वापस करने का वादा किया जाता है। यानी एक तरीके का एग्रीमेंट पेपर कि हाँ भाई इतना रुपया हम इतना तारीख को वापस कर देंगे, इसको ध्यान रखिएगा। 2024 में क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों कि चेक और ड्राफ्ट में क्या अंतर होता है। 2024 में ही एक क्वेश्चन आया था कि चेक और बैंक ड्राफ्ट में क्या अंतर होता है। हम आपको चेक के बारे में भी बता दिए, अब बैंक ड्राफ्ट के बारे में भी बता दिए। तो चेक के बारे में भी बता दिया, बैंक ड्राफ्ट के भी बारे में बता दिए, तो क्या आप लोग अब नहीं बना लीजिएगा? बताओ बाबू, अगर हम चेक के बारे में बता दिए, बैंक ड्राफ्ट के बारे में बता दिए, तो अब तो आप लोग बड़े आराम से इसको बना सकते हैं ना। बताइए जल्दी से, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों, चेक और बैंक ड्राफ्ट में अगर अंतर आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे? लिखेंगे कि चेक और ड्राफ्ट में निम्नलिखित अंतर है। पहला हो गया चेक। चेक एक ऐसा साख पत्र है जिसमें किसी बैंक में रुपया जमा करने वाला व्यक्ति बैंक को लिखित आदेश देता है कि उल्लेखित रकम उसमें उल्लेखित व्यक्ति को दे दी जाए। यह चेक है। चेक एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को देता है कि भाई जाकर के बैंक में भंजवा लीजिए, और वो व्यक्ति किसी भी बैंक में जाकर के वो चेक को भंजवा सकता है। और दूसरा हो गया प्यारे बच्चों बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट एक ऐसा साख पत्र है जिसमें कोई बैंक अपनी शाखा अथवा अन्य बैंक को लिखित आदेश देता है कि उल्लेखित रकम उसमें उल्लेखित व्यक्ति को दे दी जाए। यानी कि चेक जो है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है, जबकि बैंक ड्राफ्ट जो है वो एक बैंक दूसरे बैंक को देता है। चेक जो है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है कि भाई इसमें लिखा हुआ रकम जो है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाए। बैंक ड्राफ्ट में क्या है कि बैंक जो है वो आदेश देता है दूसरे बैंक को कि भाई इसमें लिखित जो रुपया है उसको इस व्यक्ति के खाते में डाल दी जाए। तो यहाँ पे चेक और ड्राफ्ट में प्यारे बच्चों यही अंतर होता है। चेक और ड्राफ्ट में यही अंतर होता है, जिसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रहेगा?
चेक और ड्राफ्ट में यही अंतर होता है, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, एकदम सदाबहार तरीके से याद रखिए। क्लियर? और प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आपका ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाता है। अब आपका चैप्टर प्यारे बच्चों यहीं पे क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी कि इस चैप्टर का द एंड हो गया। मतलब इकोनॉमिक्स का तीसरा नंबर चैप्टर भी समाप्त। इकोनॉमिक्स का तीसरा नंबर चैप्टर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर भी अब हम लोगों ने क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है। ठीक है, तो चलिए, अब आपका इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर भी समाप्त हो गया। प्यारे बच्चों, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज शाम में हम लोग देखेंगे, कर लेंगे। ठीक है ना? अगर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो आज शाम में हम लोग ट्राई करते हैं, आज शाम में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, तो चलिए, केमिस्ट्री जो होगा उसको अगले दिन से हम लोग कर लेंगे, बाकी हम शाम में आज इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए प्यारे बच्चे आप लोग तैयार रहिएगा। चटनी बन गया एकदम चैप्टर, अरे वाह क्या बात है, कराएंगे सर, चैप्टर चटनी बन गया। तो प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसके बाद दूसरा नंबर चैप्टर हम लोग सिविक्स का शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग सिविक्स का अब दूसरा नंबर चैप्टर शुरू करेंगे। सिविक्स का क्या शुरू करेंगे, दूसरा नंबर चैप्टर। तो आप लोग अब सिविक्स के दूसरे नंबर चैप्टर के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि सिविक्स में भी एक ही चैप्टर हुआ है। हम चाहते हैं कि सिविक्स में 2 चैप्टर 3 चैप्टर कम से कम हो जाए। तो सिविक्स का अब हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री पढ़ाए हैं? नहीं भाई, सिविक्स पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है ना? 3 चैप्टर हो गया है ना, उसके बाद हिस्ट्री हम लोग शुरू करेंगे। तो आपका ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब शाम में हम अब शुरू कर देंगे आपका, आज तो ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, और बाकी कल जो है वो हम सिविक्स स्टार्ट कर देंगे आराम से। ठीक है ना? क्लियर? तो आज मिलते हैं शाम में, आज शाम में मिलते हैं, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करते हैं। ऑब्जेक्टिव आप लोगों को रिवीजन करके आना है, पूरा इस चैप्टर का रिवीजन करके आइएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव हमसे पूरा बन जाए। ठीक है ना? तो चलो बाबू, हम मिलते हैं शाम में, आपका ये चैप्टर अब समाप्त हो गया, तो शाम में मुलाकात होगी। अब तब तक के लिए जय हिंद।